आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उद्धव, राज और शिंदे क्या आएंगे साथ? बंगाल में अब हिंदू शरणार्थी बन गए। मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। तलवारें बंदूकें लहराई, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। भूकंप के झटकों से कांपी दिल्ली एनसीआर की धरती। आधी रात अचानक कांप उठी धरती, छाया धूल का गुब्बार। तुम बेवकूफ हो, रूस यूक्रेन में विफल होती बातचीत पर टूटा डोनाल्ड ट्रंप के सब्र का बांध। अमेरिका में भारतीय छात्रों के वीजा कैंसिलेशन पर सीबीआई सांसद की एस जयशंकर को चिट्ठी। गाजा में इजरायली हमले का कहर, 70 से अधिक की मौत। अनुराग कश्यप का पुतला नदी में बहाया, पुलिस में शिकायत दर्ज। और 10 दिन, शुभमन गिल ने कर दिया बड़ा ऐलान। यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी। गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ भोजन का निमंत्रण था और बाला साहेब ठाकरे की यादें ताजा की। राज ठाकरे लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के साथ थे। राज ठाकरे और हमारे विचार मेल खाते हैं, इसलिए विरोधियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपना काम करना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे के समय से हम साथ में काम करते हैं। कुछ कारण की वजह से बीच में हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, वो कारण आपको पता है, लेकिन अब हम कभी भी मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। वह भी मुझसे मिलते हैं। हर भेंट का राजनीतिक अर्थ निकालना उचित नहीं है। महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है। ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई कठिनाई है, लेकिन विषय केवल इच्छा का है। यह केवल मेरी इच्छा का मामला नहीं है, यह मेरे स्वार्थ का मामला भी नहीं है। मुझे लगता है कि बड़े चित्र को देखना महत्वपूर्ण है। मेरा मतलब यह है कि महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी लोगों को एक साथ आकर एक पार्टी बनानी चाहिए। ये सभी बातें उद्धव ठाकरे ने कही है। बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, खासकर मुर्शिदाबाद जिले में जो हिंसा हुई है उससे वो बहुत चिंतित है। यह हिंसा वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण हुई। मिथुन ने कहा कि मैंने कई बार अनुरोध किया है और मैं अभी भी गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं, कम से कम कृपा चुनाव के दौरान 2 महीने के लिए अंदर सेना तैनात करे। अगर उन्हें तैनात किया जाता है तो निष्पक्ष चुनाव होंगे। मिथुन की यह टिप्पणी 8 से 12 अप्रैल के बीच शमशेरगंज, सूती, धुलियाना और जंगीपुर जैसे कई मुस्लिम बहुल्य कस्बों में हुई सांप्रदायिक झड़पों के बीच आई है। हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए और हजारों लोग विस्थापित हुए, जिसके कारण राज्य सरकार और केंद्र एजेंसियों को हस्तक्षेप करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचे। उन्होंने सांसद रामजी लाल सुमन के घर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तंज कसते हुए कहा कि आगरा में तलवारें बंदूकें लहराई गई, सुराही सरकार ने शांतिपूर्ण सम्मेलन की परमिशन दी थी। अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात की थी। अखिलेश के साथ में रामजी लाल सुमन, शहर अध्यक्ष वाजिद निसार मौजूद रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जो घटना हुई है, जिस पर बात को लेकर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें लहराई गई, सुना है वह शांतिपूर्ण सम्मेलन की परमिशन सरकार ने ही दी थी। इससे पहले बुलडोजर से चलकर यहां पहुंचे थे और तोड़फोड़ की थी। मुझे गोली मारने की जिसने कहा है गोली मार देंगे, अखिलेश को वो बहुत गरीब और भोला भाला समझते हैं। उनको कठपुतली बनाया गया। लखनऊ वाले या दिल्ली वालों के हाथ में उनका ताला था। शनिवार को दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में 130 किलोमीटर की गहराई पर बताया जा रहा है। इसका असर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किया गया। भारत में अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। जर्मन रिसर्च सेंटर के अनुसार भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा के पास था। भूकंप के झटके पाकिस्तान में भी महसूस किए गए, जहां पिछले 1 हफ्ते में यह तीसरी बार भूकंप आया है। अफगानिस्तान में शनिवार को
दोपहर 12:17 पर रिक्टर पैमाने पर 5.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का असर जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर तक महसूस किया गया। हालांकि अब तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आधी रात को सकते बिहार के लोग गहरी नींद में थे। इसी बीच अचानक धरती कांपने लगी। ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया है। घबराए हुए लोग अपने अपने घरों से निकलकर जैसे ही गली में पहुंचे तो वहां धूल का गुब्बारा फैला हुआ था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धूल का गुब्बारा कम हुआ तो माजरा साफ हुआ। इस दौरान मौके पर चीख पुकार की आवाजें आने लगी। लोग इमारत की ओर भागे। 4 मंजिला मकान पूरी तरह जमींदोज था। ताश के पत्तों की तरह एक के ऊपर एक लेंटर बिखरे हुए थे। मलबे में आधे फंसे लोग चीख कर मदद की गुहार लगा रहे थे। चंद ही मिनटों में गली में लोगों का हुजूम जुट गया। लोगों ने खुद ही बचाव कार्य शुरू किया। बड़ी संख्या में लोगों ने बचाव कार्य किया, जिसमें कई लोगों की जान बची, जबकि कई शव भी बरामद हुए। अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन रूस शांति वार्ता से पीछे हटने की बात कही है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन शांति समझौते तक पहुंचने में मुश्किल खड़ी करते हैं तो हम मध्यस्थता नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की रूस यूक्रेन में शांति का हालिया कोशिशें नाकाम होती दिख रही है। इससे वह इस मुद्दे पर अब पीछे हटने के संकेत देने लगे हैं। हालांकि अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में युद्ध रोक देने का दावा किया था। हालांकि अब इस मुद्दे पर उनकी हताशा नजर आने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत में कहा, हम कुछ निश्चित दिनों में युद्ध विराम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि यह जल्द ही हो जाए। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मर रहे हैं। आदर्श रूप से तो हम इसे रोकने जा रहे हैं। अगर किसी वजह से दोनों में से कोई एक पक्ष इसे बहुत मुश्किल बना देता है तो हम बस कहेंगे कि तुम बेवकूफ हो और भयानक हो, फिर हम इससे पीछे हट जाएंगे। राज्यसभा में सीपीआई सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने अमेरिका में भारतीय छात्रों के अचानक वीजा रद्द होने का मुद्दा उठाया है। इस सिलसिले में उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को खत लिखा है। डॉक्टर जॉन ने एक्स पर एस जयशंकर को लिखा खत शेयर करते हुए पोस्ट किया है कि अमेरिका में सैकड़ों भारतीय छात्रों का वीजा अचानक रद्द किया गया है। उन्होंने लिखा है कि कई लोगों का वीजा मामूली कारणों जैसे कि मामूली ट्रैफिक उल्लंघन या सोशल मीडिया पोस्ट के कारण रद्द किया गया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में शुक्रवार तड़के हवाई, जमीनी और समुद्री हमले तेज कर दिए हैं। अब तक कम से कम 70 लोगों की मौत हो चुकी है। अल जजीरा के रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल सूत्रों ने बताया है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन हमलों ने गाजा के घरों, विस्थापित लोगों के टेंट कैंपों पर भारी तबाही मचा दी है। हमले में नाई की दुकान को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि गाजा के अस्पताल घायल मरीजों से भर गए हैं, अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। घायलों को इलाज देना मुश्किल हो गया है। इजरायली हमलों की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई। गाजा सिटी के पूर्वी तफाह इलाके में इजरायली सेना ने भारी बमबारी की। इस इलाके में धुएं के गुबार छाए रहे। कई इमारतें जमींदोज हो गई। गुरुवार को भी इजरायल ने दक्षिणी गाजा के अल मवासी और उत्तरी गाजा के बेत लहिया में विस्थापित लोगों के टेंटों पर हवाई हमले किए। इनमें से कम 35 लोग मारे गए। खान यूनिस में एक नाई की दुकान पर हुए हमले में 6 लोगों की जान चली गई। गाजा सिविल डिफेंस के मुताबिक गुरुवार देर रात से अल मवासी में एक हमले में 12 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। इंदौर के नीरज याग्रिक ने मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप के खिलाफ पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। याग्रिक ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में देश में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा जारी है और पश्चिम बंगाल की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे समय में अनुराग कश्यप की एक टिप्पणी को याग्रिक ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ निम्न स्तरीय और आपत्तिजनक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह टिप्पणी देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह और धर्मद्रोह की श्रेणी में आती है। याग्रिक ने कहा है कि ब्राह्मण समाज जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त हिंदू समाज के कर्मकांडों में साथ देता है। मेरी भावनाएं इसलिए आहत हुई हैं क्योंकि मैं सबसे पहले एक देशभक्त भारतीय हूं, फिर हिंदू और फिर ब्राह्मण। नीरज याग्रिक ने कहा है कि वे सभी धर्मों और समाज के लोगों से अपील करते हैं कि जो देश को तोड़ने की मानसिकता रखते हैं उनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो।
गुजरात टाइटंस टीम के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा आईपीएल 2025 में कुछ समय से नहीं खेल रहे हैं। रबाडा निजी कारणों से घर लौट गए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में कुछ ही मैच खेले थे। गुजरात टाइटंस को उम्मीद थी कि रबाडा जल्द वापसी करेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह कब टीम में फिर से शामिल होंगे। अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने रबाडा की वापसी पर एक बड़ा अपडेट दिया है। शुभमन गिल को भी उम्मीद है कि रबाडा लगभग 10 दिनों में वापस आ जाएंगे।